फ्यू मिनट्स मूवीज में खुशामदीद। फिल्म के आगाज में हम एक कपल जेम्स और क्रिस्टन को देखते हैं जो कि काफी उदास नजर आते हैं। वो दोनों अपने किसी दोस्त की शादी में कैलिफोर्निया आए होते हैं और उधर जेम्स क्रिस्टन को प्रपोज करने वाला था और उसके लिए उसने अंगूठी भी खरीदी थी और अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर उसकी प्लानिंग कर रहा था। पर होता उसके उलट है। क्रिस्टन शादी के लिए मना कर देती है जिससे वो उदास हो जाता है और सारी प्लानिंग उधर ही रह जाती है। उसका अफसोस क्रिस्टन को भी होता है। फिर वो उसे मना लेती है। जेम्स का प्लान था कि वो इसे अपने साथ अपने समर हाउस लेकर जाएगा जहाँ पर वो बचपन में रहता था, जो कि आबादी से बहुत दूर था। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी सारी तैयारी देखकर क्रिस्टन बहुत ही मुतासिर होती है, लेकिन अब दोनों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। फिर क्रिस्टन मान जाती है और वो समर हाउस रवाना हो जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है जिससे वो काफी डर जाते हैं क्योंकि रात के 4 बजे थे और उनका घर आबादी से काफी दूर था। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा होता और वो उनसे तमारा के बारे में पूछती है। जेम्स उसे इनकार कर देता है क्योंकि इस नाम की कोई भी लड़की उसके घर में मौजूद नहीं होती, तो वो लड़की चली जाती है। तभी क्रिस्टन की सिगरेट खत्म हो जाती है तो जेम्स उसके लिए सिगरेट लेने जाता है और जाने से पहले वो आग जलाकर जाता है। आग जलाने की वजह से कमरे में धुआं हो जाता है और जिससे फायर अलार्म बजने लगता है। जब क्रिस्टन उसे बंद करने लगती है तो वो नीचे गिर जाता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगती है जिससे क्रिस्टन डर जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती और अंदर से पूछती है कि कौन है। तो फिर से वही लड़की होती है जो उससे तमारा के बारे में पूछती है, जिससे क्रिस्टन को मालूम हो जाता है कि कोई है जो जानबूझकर तंग कर रहा है और वो उस लड़की को जाने को कहती है। फिर वो लड़की चली जाती है। क्रिस्टन काफी डर जाती है, इसलिए वो अपने फोन से जेम्स को कॉल करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसीलिए वो फोन को चार्जिंग पर लगाकर लैंडलाइन से जेम्स को कॉल करती है। उसे सारा किस्सा सुनाकर जल्दी घर आने का कहती है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। वो अभी बात कर रहे होते हैं कि कनेक्शन कट जाता है और वो उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं होती। वो अपना फोन लेने जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसका फोन भी गायब है और जो फायर अलार्म नीचे गिर गया था वो कुर्सी पर रखा हुआ होता है, जिससे वो समझ जाती है कि कोई घर के अंदर घुस आया है और वो अब काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो पूरे घर में अकेली होती है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगती है। जब वो पर्दा उठाती है तो देखती है कि एक आदमी मास्क पहने खड़ा उसे घूर रहा था और वो और ज्यादा चीखने लगती है। फिर वो देखती है कि कोई बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। जब वो दरवाजा बंद करने जाती है तो देखती है कि ये वही लड़की होती है जो उनसे बार बार तमारा के बारे में पूछ रही होती है। वो इसे धक्का देकर दरवाजा बंद करके जल्दी से अंदर भाग जाती है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर उसे हॉल में म्यूजिक की आवाज आती है और लोगों के चलने की आवाजें आती हैं। थोड़ी देर के बाद म्यूजिक बंद हो जाता है। जेम्स आ जाता है। उसी ने ही उसको बंद किया होता है और वो उससे रोने की वजह पूछता है। वो उसे सब कुछ बता देती है। जेम्स सब कमरे चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर वो इसे तसल्ली देता है और कहता है कि मैं गाड़ी में फोन भूल आया हूँ। जब वो गाड़ी से फोन लेने जाता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी के सारे शीशे किसी ने तोड़ दिए हैं। अब वो भी डर जाता है और उसे लगता है कि वाकई कोई है जो उन्हें तंग कर रहा है और उसे अपना फोन गाड़ी में कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे वो मास्क वाली लड़की दिखाई देती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान हटता है तो वो लड़की गायब हो जाती है और वो चाकू लेकर उसका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन उसे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं देती। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है और क्रिस्टन से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की तैयारी करो। फिर वो अपना सामान बांधकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार को दूसरी गाड़ी टक्कर मार देती है और वो गाड़ी मास्क पहने लोगों की होती है। अब वो अपनी पूरी असल शक्ल में आ गए थे और वो इतनी आसानी से उनको वहाँ से जाने नहीं देने वाले थे। वो उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो वापस उसी घर में आ जाते हैं। फिर वो जल्दी से अपने वालिद की गन और गोलियां भी ढूंढ लेता है, लेकिन वो परेशान होता है क्योंकि उसे गन चलानी नहीं आती। वो दरवाजे की तरफ गन तान कर बैठ जाता है ताकि जैसे ही कोई वहाँ से आए वो इसे शूट कर दे, पर उनके कातिल भी कुछ कम नहीं थे। इस हादसे से पहले जेम्स ने माइक को गाड़ी लाने के लिए कॉल की थी, लेकिन वो वक्त से पहले आ जाता है और इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता। माइक जेम्स को कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती, तो वो उसके लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है और फिर उसकी गाड़ी की डायरेक्शन को देखकर घबरा जाता है। वो घर में बिखरा हुआ सामान देखकर परेशान हो जाता है। फिर माइक उसके कमरे की तरफ आता है
जहाँ जेम्स बंदूक ताने बैठा होता है और वो उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी मौका पर मौत हो जाती है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि उसने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया है। फिर उसे याद आता है कि उसके घर में एक रेडियो भी है। जब वो वापस जाता है तो उसे मास्क वाली लड़की दिखाई देती है। जब जेम्स उस लड़की पर निशाना तानकर उसे मारने लगता है तो एक और शख्स उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो इसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर क्रिस्टन पूरे घर में अकेली होती है। जब वो देखती है कि जेम्स अभी तक वापस नहीं आया तो वो इसे ढूंढने के लिए घर से बाहर भाग जाती है और एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर किसी तरह से बाहर निकल आती है। वो बैकयार्ड जाती है और उसे वहाँ रेडियो मिल जाता है। वो इस पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी सेट करके मदद मांगती है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। तभी वहाँ मास्क वाली लड़की आ जाती है और एक कुल्हाड़े से उस रेडियो को तोड़ देती है। फिर क्रिस्टन डर कर वापस भागकर घर आ जाती है और एक अलमारी में छुप जाती है। उसे बाहर मास्क वाला शख्स नजर आता है जो इसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। फिर वहाँ एक मास्क वाली लड़की आती है जो इसे ढूंढ लेती है और उससे तंज में कहती है कि अब तुम मरने वाली हो। वो जेम्स को भी वहाँ ले आते हैं। वो इसे वहाँ से भागने का कहता है, पर वो भी उनके काबू में आ जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और वो दोनों खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाते हैं और उनके सामने दो लड़कियां और एक आदमी मास्क पहने खड़ा होता है। जेम्स उनसे पूछता है कि वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि क्योंकि वो इस घर में हैं, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। फिर वो सब अपना मास्क उतार देते हैं। अब वो सब उन दोनों को मारने वाले होते हैं। जेम्स और क्रिस्टन उनको नहीं जानते थे। फिर वो उन दोनों को चाकू मार देते हैं। दोनों तड़पते हैं। जेम्स मर जाता है, लेकिन क्रिस्टन अभी भी जिंदा होती है। फिर क्रिस्टन को जेम्स का फोन नजर आता है। उससे पहले कि वो किसी को कॉल करती, कातिल उससे फोन खींच लेता है। फिर वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उनको दो लड़के दिखाई देते हैं जो कागज बांट रहे होते हैं। फिर एक लड़की गाड़ी से उतरकर उनसे कागज लेती है। एक लड़का उससे पूछता है कि क्या उसने कोई गुनाह किया है, जिस पर वो इसे कहती है कि शायद हाँ। फिर वो अपनी गाड़ी में वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों लड़के उस घर में जाते हैं और उस घर की हालत और वहाँ 3 लाशें देखकर डर जाते हैं और पुलिस को कॉल मिलाते हैं। जब उनमें से एक लड़का क्रिस्टन के करीब जाकर उसे छूने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।